हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, एक बार फिर से हम एसक्रीटी सिस्टम या ह्यूमन स्क्रीटी सिस्टम या एसक्रीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की बात करेंगे। मतलब उत्सर्जन तंत्र की अगली क्लास के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूरोपोएसिस। क्या कहते हैं बेटा? यूरिन फॉर्मेशन को बोलते हैं यूरोपोएसिस, यानी मूत्र निर्माण की घटना। ये जो यूरोपोएसिस है, जो मूत्र निर्माण की घटना है, ये हमने आपको बताई थी कि 3 बेसिक स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप था हमारा अल्ट्रा फिल्टरेशन, दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 घटनाएं थी, जिसमें से हम पहले स्टेप यानी अल्ट्रा फिल्टरेशन के बारे में या ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन के बारे में पढ़ चुके। आखिरी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ANF के बारे में कि किस प्रकार से अल्ट्रा फिल्टरेशन को रेगुलेट किया जाता है रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोरा सिस्टम के द्वारा और ANF के द्वारा कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा जो फोकस होगा वो होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी पुनर्अवशोषण के बारे में। चयनात्मक या वर्णात्मक पुनः अवशोषण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। बड़े ध्यान से समझना पहले कॉन्सेप्ट कि रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, आखिर हो क्यों रहा है। आपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा? कि नेफ्रॉन्स का ये बोमेंस कैप्सूल और इसके ऊपर से ये ग्लोमेरुलस पास आउट हुआ ऐसे, और यहां पर ब्लड से बहुत सारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्षण करके यहां पे आ गया। ये आपने पढ़ा ऐसे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं। तो ये यहां पर ऐसे फिल्टर होके आ गया। अब कितना आया ये याद होगा आपको। आपको क्या बताया गया था? देखो, ये प्रोसेस क्या कहलाया जिसमें ये छना, इसे कहा गया अल्ट्रा फिल्टरेशन। ये जो आया ये क्या है? यह है नेफ्रिक फिल्ट्रेट। कितना आया ये आया 180 लीटर पर डे।
ठीक है। अब इस 180 लीटर जो ये आया, इसमें से जो यूरिन रिलीज हुई, ये कितनी रिलीज हुई? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.5 लीटर पर डे। तो बाकी कहां चला गया? छना तो 180 लीटर था, यूरिन बन रही केवल 1.5 लीटर, बीच वाला कहां चला गया? जी हां, यही समझना है आज के टॉपिक में। अप्रोक्सीमेट 99%, ये जो 99% है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इसे वापस किडनी के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ब्लड में वापस शामिल किया जाता है। 99% रीअब्सॉर्ब, ठीक। किसके द्वारा रीअब्सॉर्ब किया गया? बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या आता था? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ये इस 99% नेफ्रिक फिल्ट्रेट को वापस लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर हो क्या रहा है, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट पार्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये दो प्रकार का है, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। ये भी बहुत ध्यान रखना, नीट का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब एक्टिव किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है और पैसिव किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? एक्टिव बेटा, इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, साथ में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन को। पैसिव की अगर बात करें हम, तो पैसिव में नाइट्रोजनस वेस्ट, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, और कभी कभार कंडीशनल वाटर को भी हम रीअब्सॉर्ब करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात ये करेंगे यहां पर कि किस पार्ट के द्वारा किसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। अब बेटा, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन समझने से पहले एक बात, किडनी और नेफ्रॉन्स के बीच का संबंध जरूर समझ ले। बच्चा यहां पे गलती करता है और कभी उसको यह समझ नहीं आता कहां से निकला कहां जा रहा है, कहां से निकला कहां जा रहा है। देखो, सबसे पहले आप किडनी को देखें, आपके सामने बनी, इसका जो ये आउटर पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, आपको याद होगा कि इसे बताया गया था कि ये कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है? कॉर्टेक्स। फिर ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन्स है, इस नेफ्रॉन्स की लोकेशन देखिए, यहां पर जो डीसीटी आपका पीसीटी दिख रही है, ये पीसीटी, पीसीटी कहां पे है? कॉर्टेक्स में। डीसीटी कहां पे है? ये भी कॉर्टेक्स में है। लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले आपको दिख रहे हैं, ये कहां पे है? ये मेडुला में है। यानी दो मीडियम यहां पर हैं। दो मीडियम का मतलब क्या हो गया?
कि अब पूरी नेफ्रॉन्स को हम एक ट्यूब मान लेते हैं, जैसे ये ट्यूब है, तो ये जो लेन देन हो रहा है बेटा, जो रीअब्जॉर्प्शन का लेन देन होगा, यहां पर ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, यहां से ये बाहर आएगा, या तो मेडुला में आएगा या कॉर्टेक्स में आएगा, यानी किडनी में आएगा। और कोई चीज अगर इधर से अंदर भेजी जा रही है तो ये यहां से किडनी से बाहर की तरफ जाएगा। यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जो यहां पर लेन देन हो रहा है, जो एक्सचेंज होगा, वो रीनल ट्यूब्यूल्स और किडनी में उपस्थित इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच होगा। बात समझ गए? दो मीडियम है यहां पर, आप सोच ही नहीं पाते हो कि कहां से कहां जा रहा है। यहां से वापस इसमें जा सकता है और वापस यहां से यहां आ सकता है, चूंकि हमारे पास दो प्रोसेस अभी बाकी है। अब अगर ट्यूब्यूल से किडनी में आ रहा है तो रीअब्जॉर्प्शन, और अगर किडनी से वापस जा रहा है तो सिक्रीशन। ये दो प्रोसेस यहां पर समझने पड़ेंगे इस डायग्राम के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं एक एक सेगमेंट की, कैसे कौन क्या करता है। अब देखिए बेटा क्या हुआ, यहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पीसीटी में क्या एब्जॉर्ब हुआ, लूप ऑफ हेनले में क्या एब्जॉर्ब हुआ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या रीअब्जॉर्ब हुआ, क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा। कलेक्टिंग डक्ट में क्या रीअब्जॉर्ब हुआ। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है और कैसे। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जितना भी यहां रीअब्जॉर्प्शन होगा वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या बताया मैंने कि रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी इज एक्टिव। लिखा छोटा है, बड़ा क्वेश्चन है कि जितना भी यहां पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन होगा वो सारा का सारा कैसा होगा, एक्टिव होगा। अब दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी पूछा जाता है और एनिमल टिश्यू से भी पूछा जाता है कि पीसीटी की जो इंटरनल लाइनिंग आप देख रहे हो, यहां पर मैंने कुछ सेल बना रखी है। पीसीटी लाइंड बाय क्यूबॉइडल ब्रुश बॉर्डर इपिथेलियम। किससे बना हुआ है ये, लाइंड बाय क्यूबॉइडल ब्रुश बॉर्डर इपिथेलियम। अब सीधी सी बात है बेटा कि कोई चीज यहां पे लगाई गई है तो क्यों लगाई गई, यहां पर इस प्रकार का टिश्यू क्यों लगाया गया। जहां भी मैंने कहा था कि ब्रुश बॉर्डर इपिथेलियम हो, वो करेगा क्या, वो करेगा ये कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। तो दिस क्यूबॉइडल ब्रुश बॉर्डर इपिथेलियम प्रोवाइडेड more surface area for reabsorption। बात नंबर 2। अब तीसरी बात करें अगर हम कि यहां पर क्या क्या रीअब्सॉर्ब किया गया, तो बेटा एक चीज ध्यान रखो यहां पर कि जो भी आया था इससे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ वाटर रीअब्सॉर्ब in this region।
ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट से सोडियम, पोटेशियम, फलाने ढिमकाने, उसका 70 से 80% भाग यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया गया। इसके अलावा अगर अन्य पदार्थों की बात की जाए इलेक्ट्रोलाइट में, बेसिकली अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर, तो के आयनों और Na आयनों की बात करें, इनको यहां पर 70 से 80% तक अवशोषित कर लिया गया। क्लियर हुई इतनी बात। इसके अलावा देखो ग्लूकोज तो इंपॉर्टेंट चीज है, वो अगर यूरिन में चली जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ग्लूकोज, इसी के साथ साथ अमीनो एसिड, इनको यहां पर 100% बेटा यहां से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। तो 180 लीटर जो ये आपका बना था, उससे पीसीटी में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ मात्रा में पानी, संपूर्ण ग्लूकोज, पूरा का पूरा अमीनो एसिड, इन ब्रूस बॉर्डर इपिथेलियल सेल्स के द्वारा यहां से बच्चों इनको ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया गया, ऐसे। और यही कारण था कि इन पर ब्रूस बॉर्डर इपिथेलियम लगे हुए थे, ताकि अधिक से अधिक इनको इन चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया प्राप्त हो सके। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन को पढ़ा। क्या पढ़ा कि यहां से ये जो ऊपर लिखा हुआ है HCO3, NaCl, के आयन, ये सारे के सारे यहां पर किडनी के कॉर्टेक्स के द्वारा कितना था, ये 70 to 80% यहां पर रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। कुछ मात्रा में किडनी से, तीसरा है ना सिक्रीशन, वो भी यहीं पर समझ के चलना। अब रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन एक साथ समझे जाते। कुछ मात्रा में ये जो कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है, ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स। इस रीनल कॉर्टेक्स से H आयनों को और कुछ अमोनियम आयनों को या अमोनिया को इंटरस्टिशियल फ्लूइड से यहां पर भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया भाई? इसलिए भेज दिया गया क्योंकि यहां पर आयनिक बैलेंस को बनाए रखना है, इसलिए। अब ये फिल्ट्रेट इतना निकालने के बाद, ये फिल्ट्रेट है हमारा, और ये इस तरीके से पीसीटी से अब ये लूप ऑफ हेनले की तरफ चला, ऐसे जा रहा ना, ऐसे इस तरीके से ऐसे जा रहा है। तो ये लूप ऑफ हेनले की तरफ इस तरीके से बेटा ऐसे आया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है। और लूप ऑफ हेनले के हमने क्या बताए थे आपको, 2 सेगमेंट बताए थे। ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग आर्म है, ये वाली जो नीचे जा रही, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं। ये नीचे की तरफ इसका फ्लो जा रहा है ऐसे, ये फ्लो का डायरेक्शन है। अब फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। ध्यान से समझना एक एक चीज को। यहां भी 2 चीजें हैं। ये देखो यहां पर पतला आपको दिख रहा है, तो ये थिन है, थिन पार्ट है, और ये थोड़ा सा ग्रीन कलर से मैंने बनाया इसीलिए ये थिक पार्ट है। ऐसे दोनों क्या है, असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले के पार्ट। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर हम पढ़ेंगे रीअब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। अब देखो यहां पर क्या समझना है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये वाला जो डिसेंडिंग आर्म है ये वाटर के लिए परमिएबल है, पहली बात समझ लो।
इज द परमिएबल फॉर वाटर, जल के लिए पारगम्य है। क्लियर हुआ? दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ये बात आपको दो यहां पर समझनी पड़ेगी। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर बेटा, ये फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे। तो जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है वैसे वैसे यहां से पानी निकलता जा रहा है, और पानी निकल गया, और पानी निकल गया, और पानी निकल गया। पानी निकलने में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकल रहा है, केवल पानी निकल रहा है। भाई जैसे कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें तुमने 500 ग्राम शुगर घोली है, एक मान लीजिए 10 लीटर पानी में आपने शुगर घोली, अब इससे 1 लीटर पानी निकाल लिया तो ये गाढ़ा हो गया, 1 लीटर पानी निकाल लिया तो ये गाढ़ा हो गया। 10 लीटर में 500 थी ना, अब 9 लीटर में 500 हो गई। फिर इससे 1 लीटर पानी निकाल लिया तो और गाढ़ा हो गया, फिर 1 लीटर पानी निकाल लिया तो और गाढ़ा हो गया, फिर 1 लीटर पानी निकाल लिया तो और गाढ़ा हो गया। तो इसकी जो ऑस्मोलरिटी थी, वो ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो थी वो कितनी थी यहां पर, ये कितनी थी यहां पर बेटा, ये थी 300, ये। और जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट था छन के आया, इसकी भी 300 थी। तो देखो अगर ऑस्मोलरिटी की वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ब्लड दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, कैसे हैं, आइसोटोनिक है, और इधर का मामला भी आइसोटोनिक हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा है, पानी के निकलने से ऑस्मोलरिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो यहां 300 थी, अब पहली बार पानी निकला तो यहां कितनी हो गई, 400 हो गई, फिर पानी निकला तो 500 हो गई, फिर पानी निकला तो 600 हो गई, गाढ़ा होता जा रहा, फिर पानी निकला तो 700 हो गई, फिर पानी निकला तो कितनी हो गई, 800 हो गई, और ऐसे होते होते फाइनली यहां पर 1200 हो गई। कुल मिलाकर के एक बात आप यहां पर समझ लें कि यहां पर रीअब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम होता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के किस पार्ट में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, आंसर है लूप ऑफ हेनले। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, क्वेश्चन यहां पर ध्यान दें, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। अब दूसरा ये कर क्या रहा है, यहां पर हो क्या रहा है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहां पर जो ये है ना, इसकी ऑस्मोलरिटी को क्या किया जा रहा है, हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा रहा है, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेटा यहां पर है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, एसेंडिंग लिम्ब में। चूंकि यहां पर आ गया फ्लूइड, अब ये फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होगा। अब ये फ्लूइड ऐसे यहां से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा यहां पे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे चल रहा है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है, किसके, इसके। ये पानी के लिए अपारगम्य है,
लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य है। जैसे ये लिखा हुआ है परमिएबल फॉर वाटर, तो यहां पर हम लिख देंगे इम्परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स अभी इसमें 30% है, 30 to 20% है अभी। अब देखो एक तरीका तो यह था कि हमने पानी निकाल लिया था इस कंटेनर से, इसलिए यह गाढ़ा हो गया था। लेकिन अब मान लीजिए इसमें पानी निकालने के बाद कितना निकाला, 1 2 3 4 लीटर निकाल लिया, तो 6 लीटर में पानी, 6 लीटर में 500 ग्राम शुगर है। अब हम उल्टा काम करें, क्या करें कि 1 किलो निकाल ली शुगर, फिर 1 किलो शुगर निकाल ली, फिर 1 किलो शुगर निकाल ली, फिर 1 किलो शुगर निकाल ली। अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 लीटर 6 लीटर पानी में 1 लीटर शुगर, यानी अब ये डाइल्यूट हो गया। पानी नहीं निकाला फिर भी हमने डाइल्यूट कर दिया, चूंकि हमने इसका सॉल्यूट निकाल लिया, विलेय पदार्थ निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है, क्या होगा बेटा कि यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है ना, तो यहां से इलेक्ट्रोलाइट बाहर आएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट बाहर आना स्टार्ट होंगे, NaCl जैसे ही बाहर आना स्टार्ट होंगे, यहां से निकल रहे, तो ये क्या होगा, डाइल्यूट होता जाएगा। अब 1200 से ये कितना हो गया, जैसे यहां से निकाला, मान लीजिए 1000 हो गया, फिर यहां से निकाल दिया, अब कितना हो गया, ये 900 हो गया, फिर निकाल दिया, कितना हो गया, 800 हो गया, फिर निकाल दिया, अब ये 500 रह गया, फिर निकाल दिया, 400 रह गया, फिर निकाल दिया, तो फिर यहां पर आते आते ये 300 ml, 300 इसकी ऑस्मोलरिटी यहां पे होगी। तो इस प्रकार जो ये सीक्वेंस है, लूप ऑफ हेनले है, ये यूरिन को क्या कर रहा है, आवश्यक सामग्री बाहर निकाल रहा है। अब पहले इसने क्या किया, ऑस्मोलरिटी को कंसंट्रेट किया, क्या करके, पानी निकाल करके। फिर इसने क्या किया कि जो आवश्यक अभी भी इसमें मिनरल्स रह गए थे उनको वापस ले लिया। तो ये था हमारा लूप ऑफ हेनले का रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, दूसरा था कि ये सब हो क्यों रहा है, मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी रीजन या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तीसरी बात कि डिसेंडिंग जो है वो परमिएबल फॉर वाटर, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इधर आ जाओगे असेंडिंग में तो इसका उल्टा। अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं, कहां पहुंचे, डीसीटी में, इस रीजन में आ गए। चलिए अब देखो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या क्या होगा। देखो डीसीटी की अगर बात करें तो यहां पर ऑस्मोलरिटी उतनी रहेगी, ज्यादा दिमाग यहां लगाना नहीं है आपको। यहां से फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl वापस लिए गए। जल जो होता है ये कंडीशनल है, आदमी प्यासा है या ज्यादा पानी पी रखा है, मतलब एडीएच का जो एक्शन होगा वो इसी डीसीटी पर होता है। वो पहले बात कर चुका हूं कि एडीएच कब निकलेगा और एडीएच कब नहीं निकलेगा। अगर ऑलरेडी आदमी प्यासा है तो सारा का सारा पानी यहां से अब्सॉर्ब करने की कोशिश की जाएगी, और अगर ऑलरेडी बॉडी में पानी है तो सुसु ज्यादा आएगी, तो सुसु ज्यादा आएगी। क्लियर हुई बात। तो यहां पर यह मामला है कंडीशनल। HCO3 इनको भी बाहर निकाला जाएगा। अब कुछ मात्रा में यहां पर बच्चों के आयन
और H आयनों को इसमें क्या कहा था मैंने, आयनिक बैलेंस करने के लिए यहां पर कुछ मात्रा में इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी किडनी से वापस नेफ्रॉन्स में डाला जा सकता है। क्लियर हो गई बात। अब चलिए बात करते हैं बेटा हम किसकी। अब तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या बताया कि कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, के आयनों का, सिक्रीशन किसका हो रहा है, एच आयनों का और के आयनों का। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन बाहर निकाले गए, के आयन बाहर से अंदर लिए जा सकते। किसके लिए लिया जा रहा, कभी कभी NH3 भी लेते, टू मेंटेन द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ब्लड में इसकी मात्रा बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब हम लोग आ गए कहां पर बेटा, कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में एक बात समझ लो। क्या समझने, पहले हम बात यहां पर क्या समझनी क्या है हमको, हमें बात ये समझनी कि कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड मेडुला बोथ रीजन। ये दोनों रीजन में फैली होती है, कॉर्टेक्स में भी होती है और यहां पर भी होती है। ये दोनों के लिए परमिएबल है, इधर से इधर कुछ भी कर सकते हो। तो पहले तो ये क्या करेगी, जितना ज्यादा पानी जा रहा उसको बाहर निकाल देगी। पानी यहां से निकला, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। अब आप कहोगे कि सर यूरिया फिर निकाल दे रही है, यूरिया को फिल्टर करने के लिए तो हम सारा गेम कर रहे हैं। बेटा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पीएच को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर हुआ। अब बचा खुचा मामला इस तरीके से ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ रहा था। 180 लीटर जो आपने फिल्ट्रेट किया था मूत्र, उससे केवल अब ये 1.5 लीटर बचा, बाकी सब वापस ले लिया गया। ये सब मिलाकर के कितना था, 19। क्लियर हुआ। ये सारा का सारा कितना था, 99% जो था वो करीब करीब वापस ले लिया गया। और इस पूरे प्रोसेस को हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहते हैं। यहां पर सर सिक्रीशन कहां था, वो तो आपने हेडिंग अलग से नहीं लगाई। बेटा जो भी इधर से इधर जा रहा है ना, जैसे यहां पर इधर से इधर गया, यहां पर भी कुछ मात्रा में इधर से इधर गया, इसे हम सिक्रीशन कहते हैं। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट से जो बाहर आया वो क्या था, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन था। तो फिर मिलेंगे एक नई क्लास यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ आपके राहुल सर।